अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मदफकर में खुश आमदीद। नया वज़ीर आला कौन होगा? खैबर पख्तूनख्वा में जनाब एक नया आईनी बहरान पैदा हो गया है और एक ऐसा आईनी बहरान पैदा हुआ है जिससे बाहर निकलने के लिए खुद आइन के अंदर भी कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, कोई रास्ता है नहीं। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एक नया एक बहरान पैदा हुआ है वो एक किसी भी सूरत एक ऐसा रुख इख्तियार कर सकता है जो पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त पूरे के पूरे निगरान सेटअप को ही लेके बैठ जाए। कैसे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल ये भी है कि इस बहरान के पैदा होने की वजह क्या है। आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तहलील किए जाने के बाद वहां पर एक निगरान सेटअप बनाया गया था और जनाब आजम खान साहब को बनाया गया था खैबर पख्तूनख्वा का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। वो बीमार हो गए और गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर उनको एडमिट कराया गया खैबर पख्तूनख्वा के एक हॉस्पिटल में और वहां पर उनको आईसीयू में रखा गया। लेकिन आज सुबह वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। अलबत्ता उनकी रहलत ने एक नया जो है बहरान या एक नया एक जो है ना वो खोल दिया है, एक बेचैनी का अंसर। क्योंकि अगर मौजूद हो पार्लियामेंट और अगर मौजूद हो असम्बली तो इस सूरत के अंदर अगर कायदे ईवान खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ऐसी सूरत में भी ये ऑप्शन मौजूद रहता है कि असम्बली या जमात किसी भी नए शख्स को कायदे ईवान मुंतखब करे और कायदे ईवान मुंतखब करने के बाद वो अपनी नई काबीना बनाए और सूबे के जो है ना कामों को आगे बढ़ाया जा सके, गवर्नेंस जारी रह सके, किसी तरह का कोई ग्रे एरिया ना है। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में जब असम्बली मौजूद नहीं है, नेशनल असम्बली मौजूद नहीं है, ऐसी सूरत हाल में अगर वज़ीर आला का इंतकाल हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि जनाब पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो भी ख़त्म हो गई और इस वक्त सूबे के अंदर कोई भी हुकूमत मौजूद नहीं है और आइन के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिस पर अमल दरामद करते हुए यहाँ पर इस गवर्नेंस के बहरान के ऊपर काबू पाया जाए और यहाँ पर कोई नया जो है वो सेटअप वो लाया जा सके। और निगरान सेटअप के लिए जो कवायद बनाए गए थे आइन में दर्ज हैं उसके मुताबिक तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो आपस के अंदर मुशावरत करेंगे, 3 दिन के अंदर नाम आएंगे, उसके बाद उन नामों में अगर इत्तफाक राय हो जाए तो जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट होगी। दूसरी सूरत के अंदर अगर इनमें इत्तफाक नहीं होगा तो उसके बाद एक कमेटी बनेगी जहां पर दोनों लोग मौजूद होंगे, दोनों जमातों के कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इनके नामजद करते लोग वहां पर मौजूद होंगे। वो आपस के अंदर गुफ्तगू करेंगे और उस गुफ्तगू का भी अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो वो जो नाम होंगे 6 नाम 3 एक तरफ से 3 एक तरफ से वो चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि जनाब किसने सूबे का निगरान वज़ीर आला बनना है। अब इस सूरत हाल के अंदर इसके लिए जो आइन का टाइम है वो है 5 दिन। 5 दिन के अंदर अंदर इस प्रोसेस ने कंप्लीट होना है। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक मर्तबा इस चीज के ऊपर अमल दरामद हो गए, इस आईनी प्रोविजन पर अमल दरामद होके केयर टेकर सेटअप बन चुका है। अब ना कायदे ईवान मौजूद है ना ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद है जिसके दरमियान कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए और उसके बाद फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। अब चूंकि ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं, अब मौजूदा हालात में गवर्नर साहब के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी बंदे को अपॉइंट कर दें एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसके पास उनको ऐसा करने के लिए किसी आईनी गुंजाइश की जरूरत होगी और उस आईनी गुंजाइश की अदम मौजूदगी के अंदर उनकी तरफ से अपॉइंट करदा किसी भी शख्स के ऊपर एतराज भी उठाया जा सकता है और उस तकर्री को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया जा सकता है। और 90 दिन गुजरने के हवाले से जो केयर टेकर सेटअप है उसकी मुद्दत के ऊपर भी ऑलरेडी सवालिया निशान भी मौजूद हैं और ये मैटर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो है वो ज़ेर बहस आ चुका है। लिहाजा एक सेंसिटिविटी इस हवाले से मौजूद है। अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सेटअप के अंदर गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और गवर्नर के पास मुख्तलिफ हालात के अंदर बाहर निकलने के कुछ रास्ते मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नर साहब ये समझें कि सूबे के अंदर किसी के पास कोई अक्सरियत मौजूद नहीं है पार्लियामेंट्री पार्टी के पास तो वो जो है गवर्नर राज भी लगा सकते हैं और असम्बली को तहलील भी कर सकते हैं। और जो गवर्नर साहब है वो सूबे के अंदर वफाक का नुमाइंदा तस्वुर किए जाते हैं, यानी वो सदर साहब से और सदर साहब के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सूबे के अंदर फैसले करते हैं। इन हालात के अंदर तो इसके ऊपर भी कोई ऑप्शन नहीं। इस मामले पर मेरी बात हुई है 2 मुख्तलिफ शख्सियात से, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब से भी बात हुई है और इनके अलावा जनाब साबिक सेक्रेटरी हैं उनके साथ भी बात हुई है और
जो रास्ता है उसको मैंने समझने की कोशिश की। शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं साबिक जज रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजों में शामिल हैं जिन्होंने हकीकी मानों में जनरल फैज की फस्तायत का मुकाबला भी किया, सामना भी किया, अपने ओहदे से हाथ भी धोए, और उस वक्त के प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर सबसे पहला वार भी जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने किया। लेकिन यह सितम है कि इसके बावजूद भी शौकत सिद्दीकी साहब आज इंसाफ के तलबगार हैं, और काजी साहब की मौजूदगी में भी उनकी तरफ से जो अर्ली हेयरिंग की दरखास्त गई थी वो अभी तक जो है वो इल्तवा में पड़ी है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर, इस मामले पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब से बात हुई तो उन्होंने फरमाया कि जो प्रोसीजर है इसके हवाले से कि गवर्नर साहब जो है वो केयर टेकर, जो अब डिसॉल्व हो चुकी है कैबिनेट, उनमें से किसी भी बंदे को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, और उसके लिए इस बात को तसव्वुर किया जा सकता है कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आजम खान साहब थे उनकी तकर्री की गई थी कंसेंसस के साथ, वहां की जो वो थी कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, दोनों ने आइन की मुकर्रर मुद्दत के अंदर एक निहायत ईमानदार और दयानतदार ब्यूरोक्रेट पर एतमाद का इजहार किया था और उनको सूबे की जिम्मेदारी सौंप दी थी। और उसके बाद चूंकि उन पर एतमाद था और उन्होंने उसके बाद अपनी एक काबीना तश्कील दी और उस काबीना ने अपने काम का आगाज किया। लिहाजा शौकत सिद्दीकी साहब का जहां तक मैं समझा हूं नुक्ता वो यही है कि जनाब उस इत्तफाक राय पे जिसके नतीजे में आजम खान साहब पर एतमाद किया गया था, तो वो एतमाद नीचे उनकी कैबिनेट के ऊपर भी आता है, और उस कैबिनेट पे इस बात का तसव्वुर किया जा सकता है कि उस कैबिनेट के ऊपर भी लीडर ऑफ द हाउस फॉर्मर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कंसेंसस मौजूद है, और वो इस कंसेंसस से आगे बढ़ते हुए जो है नया बंदे को मुकर्रर कर सकते हैं एज लीडर ऑफ द हाउस। अब देखना यह है कि इस सिचुएशन के अंदर रास्ता कौन सा निकलता है। अलबत्ता फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कुंवर दिलशाद साहब की राय इन यानी शौकत सिद्दीकी साहब से कदरे मुख्तलिफ, और चूंकि वो इलेक्शन कमीशन में काम कर चुके हैं, एक तवील अरसे तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, उनकी राय यकीनी तौर पर आइन या इलेक्शन कमीशन के कवायद व ज़वाबित से ज़्यादा कंपेटेबल हो सकती है। उनका यह मानना है कि इस सिचुएशन के अंदर 5 दिन का टाइम वही है जो आइन के अंदर मौजूद है, लेकिन अब चूंकि पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, ना नेशनल असेंबली मौजूद है जो फौरी तौर पर लेजिस्लेशन करे, सेनेट से मंजूर कराए, सदर साहब के पास भेजे और सदर साहब इसका जो है फैसला कर दें। इस वक्त मौजूद है सिर्फ सेनेट, और चारों सूबाई असेंबलियां भी मौजूद नहीं हैं, और सेनेट के बारे में भी ये बात है कि जनाब अभी उसने मार्च में खैर जाके इनकम्प्लीट होना है। सेनेट के अंदर इस मामले को लेकर जाया जा सकता है, और सेनेट इस मामले पर एक जो तजवीज़ है वो सदर मुमलिकत को अरसाल कर सकता है, या एक जो कानून है उसकी तौसीक कर सकता है बकौल उनके, और उसके बाद इस रिक्वायरमेंट को भेजा जा सकता है सदर साहब के पास, और सदर साहब इस सिचुएशन पर अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक ऑर्डिनेंस, वन टाइम ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के लिए एक ऑर्डिनेंस वैलिड होता है, और इसी 6 महीने के अंदर अंदर ये जो निगरान प्रोसेस है ये ना सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा बल्कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने के बाद आगे बढ़ने का रास्ता निकल आएगा। लिहाजा सदर साहब एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, उस ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नर साहब को ये दिया जाएगा ऑप्शन कि जनाब आप जो है कुछ नामों का तयन करें, वो नामों के लिए मुशावरत फॉर्मर जो कायदे ईवान है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उनके साथ की जाएगी, और उनमें से अगर किसी पर इत्तफाक राय होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये वाले जो ऑप्शन है ये चली जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन नए वज़ीर आला का इंतखाब कर सकेगी। लेकिन उसके लिए सदर साहब के पास इस इख्तियारात का इस्तेमाल करना और सदर साहब का इस बात पर आमादा होना कि वो आइनी बहरान के हल के लिए रोल प्ले करेंगे, ना कि आइनी बहरान में इजाफे के लिए किरदार अदा करेंगे जिस तरीके से वो माजी में करते रहे। अभी रिसेंटली सदर साहब के ऊपर बड़ा ही अदम एतमाद आया खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जो है प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एक बहुत ही बड़े आइनी ओहदेदार की तरफ से इलेक्शन के अमल के ऊपर पाए जाने वाले खदशात या उनकी तरफ से फैलाए जाने वाले खदशात और सवालात कतई तौर पर बेमानी हैं और उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक
کنفیوژن کی فضا کو پیدا کرنا ہے، اور اس پریس ریلیز کا جاری کرنے کا مقصد صدر جناب عارف علوی صاحب کا ہم نیوز کو دیے جانے والا ایک انٹرویو تھا، جس میں عارف علوی صاحب نے پورے کے پورے الیکشن پروسیس کے اوپر نہ صرف سوالات اٹھائے تھے، بلکہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن اس وقت خود پارٹی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے ایک خط بھی تحریر کیا گیا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب کے نام، اور اس خط کے اندر انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے خدشات کو دور کرنے کا مطالبہ کیا تھا جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب سے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ آئندہ انتخابات میں تمام رجسٹرڈ جماعتوں کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنے کی پالیسی پر آپ کے بیانات باعث اطمینان ہیں، اور مجھے پختہ یقین ہے کہ جمہوریتی پاکستان کے عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ لیکن یہ بات بطور ریاست کے سربراہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے جگہوں پر جو یہ والی لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے الزامات پر مشتمل خطوط بھی آپ کو ارسال کر رہا ہوں۔ سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد کی جبری گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر میڈیا میں بھی بحث ہوئی ہے، لوگوں کو سیاسی وابستگیاں وفاداریاں بدل جانے پر ایسے واقعات پر تشویش، اور اس طرح کی انہوں نے بڑا طویل جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک موقف تھا اس کو لے کے آگے بڑھے ہیں۔ موجودہ حالات میں بھی اگر صدر صاحب نے ایسے ہی رول کا انتخاب کیا تو پھر اس کے نتائج یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ دیکھیں، جب آئین میں کسی چیز کے اوپر کوئی راستہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر دو آپشن ہیں، جس سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو صدر صاحب ہیں وہ گورنر صاحب سے کہیں کہ جناب اس وقت چونکہ کوئی ایسی سچویشن موجود نہیں ہے، آپ صوبے کا چارج سنبھال لیں اور گورنر راج آلموسٹ ایک ان شیپ گورنر راج لگا دیا جائے۔ لیکن گورنر راج لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی موت واقعہ ہو جائے گی، کیونکہ گورنر صاحب کا تعلق جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے اور وہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو پولیٹیکل گنجائش کسی نہ کسی شکل کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہے، اس گنجائش کے بھی خاتمے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ لہٰذا صدر صاحب کسی بھی صورت گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب کے اوپر اس طرح کے اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے، کسی بھی صورت نہیں کریں گے، اور اس بات کے لیے اگر ان کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی جائے تو وہ انہوں نے کہنا کہ جناب میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، آپشن دوسرا کیا ہے؟ آرڈیننس جاری کریں، اور آرڈیننس جاری کرتے ہوئے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں ون ٹائم، اور اس کے بعد لیجسلیٹرز کو یہ بات کہی جائے کہ جناب جیسے ہی نئی اسمبلی بنے گی اس کے ایجنڈے کے اندر اس آئٹم کو بھی رکھا جائے کہ ایسی صورتحال سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ تیسرا آپشن صدر صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ اس موجودہ صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے ایک ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجیں، اور ان سے فوری طور پر یعنی 5 دن کے اندر اس ریفرنس کا فیصلہ کرنے کی درخواست کریں، اور ان سے کہیں کہ جناب ہمیں کوئی راستہ بتائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر جو دو آپشنز ہیں، یعنی آرڈیننس جاری کرنے کے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس فائل کرنے کے، یہی دو ایسے آپشنز ہیں جو فیزیبل بھی ہیں اور ان کے اوپر اعتراضات کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے، اور ایسے لگتا ہے جیسے آخر کار سونر اور لیٹر اس معاملے نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو ہی آنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر کوئی اسی راستے کا یا کسی آپشن کا استعمال کیا گیا یا ایون اس کو زیر غور لایا گیا تب بھی اس کے شدید جو ہے نتائج برآمد ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو پورے کا پورا نگران سیٹ اپ ہے اس کی ساکھ اور اس کے کردار اور اس کی موجودگی کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا، جس کے لیے صدر صاحب کی خاموشی یا صدر صاحب کی طرف سے کوئی گیم پلے کرنے کی کوشش ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔